व्हाट आई एम सेइंग, पहले बात की गई थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर बाद में प्रमोशन में भी रिजर्वेशनल बेनिफिट का क्लॉज ऐड किया गया। क्यों किया गया? इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ रेफरेंस में रख लीजिए। देन देयर इज कैरी फॉरवर्ड रूल। जो अनफिल्ड सीट रह जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर फ्रॉम द रिजर्वेशन सीट, उनको आप जनरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यह है कैरी फॉरवर्ड रूल। देन इट कम्स प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ पोस्ट इन रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड इंस्टीट्यूट। सो व्हाट इज इट? लाइक देखिए, वैसे कहा गया कि सरकारी नौकरी में रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। अब बहुत सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन ऐसी हैं विच वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद ऐसे हैं जो सरकार चलाती है। तो वहां पर जब आप कुछ अपॉइंटमेंट करेंगे कि पंडित जी की अपॉइंटमेंट होनी है, पाठी की होनी है, मैनेजर की होनी है, वो गवर्नमेंट सैलरी विड्रॉ करते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट है, तो उसको एक्सेप्शन में रखा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट में अगर आपने पोस्टिंग देनी है तो फिर वहां पर आप रिलीजन के आधार पर पोस्टिंग दे सकते हैं। सपोज एक मंदिर में है, हिंदू रिलीजन से अपॉइंटमेंट होगी, गुरुद्वारा है, सिख रिलीजन के फॉलोअर की अपॉइंटमेंट होगी। सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड किया है। एंड देन कम्स द मैजिकल वन, 103rd अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अप टू 10%। इनको रेफरेंस पॉइंट में रखिए, अभी कंसोलिडेट कर देते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी समझ लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज हुई हैं, एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया है और दूसरा पिछले साल सब क्लासिफिकेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट आती है तो रिजर्वेशन पॉलिसी की ओवरहॉलिंग हो जाएगी कंट्री के अंदर, बट स्टेट अभी उसको करने के लिए तैयार है नहीं। ओके, तो जब हम रिजर्वेशन पॉलिसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बात कर रहे हैं, आजादी के तुरंत बाद इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉलिसी लागू कर दी गई थी। 15% सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब रिजर्व इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर? इस पॉलिसी को हमारी सोसाइटी ठीक तरीके से अडैप्ट कर चुकी थी, कोई बड़ा हंगामा नहीं था। तो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके हंगामा कब शुरू हुआ है? ये जो इतनी डिबेट हम देखते हैं, इतनी हेट्रेड हम देखते हैं फ्रॉम द बोथ साइड, द प्रोपोनेंट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी एंड हु आर अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी। सोशल मीडिया गंद भरा पड़ा है। तो ये सब शुरुआत कहां से हुई है? तो हुआ ये कि 1979 में जनता सरकार ने एक कमीशन बनाया। इट वॉज सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसी को कहा जाता है मंडल कमीशन, क्योंकि इसके चेयरपर्सन थे बीपी मंडल। So this commission was second backward class commission, और इनको काम दिया गया था कि यार ये पता करो इंडिया में कितनी कम्युनिटीज हैं जो बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट में काउंट नहीं किया है, शेड्यूल ट्राइब में काउंट नहीं किया है, लेकिन हैं बैकवर्ड, और सरकार इनके लिए क्या करे कि बैकवर्डनेस दूर हो सके। क्लियर? अब इन्होंने अपना डेटा खंगाला और कोई 1931 का सेंसस भी यूज किया था इसके अंदर, वो भी एक क्रिटिक पॉइंट है। लेकिन फिर हुआ यूं कि 3743 कास्ट, बेसिस वाज कास्ट। इन्होंने कहा कि 3743 कास्ट ऐसी हैं जो अभी रिजर्वेशनल बेनिफिट में नहीं आती हैं, एंड दीज आर बैकवर्ड्स एंड इंटर एलिया अदर थिंग्स। इनके लिए किया जाए? सो 27, अच्छा यहां लिखा हुआ है, ठीक है, 27% कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स, ये प्रपोज कर दिया, और ये एडिशनल कोटा है बियॉन्ड दिस। 1980 इंदिरा रिटर्न बैक, उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। राजीव सर, कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। बट इन द टाइम ऑफ पॉलिटिकल अपीवल इन इंडिया, 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। 10 साल ये पड़ी रही थी फाइल, इस पर कोई काम नहीं हुआ था। 1990 में अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही है, इसका मतलब एडिशनल कोटा ऑफ 27% इन द नेम ऑफ ओबीसी वाज क्रिएटेड, और यहां से हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि अगर इस सबको आप मिला दें तो ओवरऑल रिजर्वेशन 50% ब्रीच कर गई।
क्योंकि कुछ सीट वो भी रिजर्व होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स, लीगल डिसेंडेंट, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी एंड सो ऑन। 50% ब्रीच हो गया, और ये एक लार्ज चंक था, 27% सीट इकट्ठे से आ जाना। कॉलेज यूनिवर्सिटी जल उठे, वो गोस्वामी नाम का लड़का जिसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया था, उसके बाद और ज्यादा वायलेंट हुआ। तो यहां से एक डिस्कॉर्ड सा क्रिएट होता है रिजर्वेशन के बारे में। चलिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। देन इसी को कंप्लीट कर लें, एनडीए गवर्नमेंट ने अब इसी में एडिशनल 10% कोटा और क्रिएट कर दिया। सो इन 2019 एनडीए गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो भी लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, किसी भी रिजर्वेशनल बेनिफिट का फायदा नहीं उठा रहे हैं एंड दे आर फॉलिंग इनटू ईडब्ल्यूएस, उनके लिए एडिशनल 10% कोटा है। तो सारा का सारा प्रोफाइल क्लियर, कितनी कितनी सीट कहां रिजर्व है। ओके, नाउ वापस आइए वीपी मंडल रिपोर्ट के साथ। ये केस अब तक लैंडमार्क माना जाता है। रिजर्वेशन को लेके जितने भी केसेस फाइल होते हैं, जितने भी, अशोक कुमार ठाकुर, एम नागराज, दिस दैट, सबका रेफरेंस पॉइंट यही आगे रुकता है। तो ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और 27% कोटा क्रिएट हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा यार सड़कों पे धरने देके नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर देते हैं। तो वहां पे चैलेंज किया गया कि सर दिस पर्टिकुलर 27% कोटा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डिनाई करता है। उनकी सीट्स मर गई, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कीजिए सर। सो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में जजमेंट आता है। बस इसके पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, सारा रिजर्वेशन पॉलिसी यहीं से खुल जाएगा। तो इन्होंने कहा सबसे पहले 27% रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड। क्यों? आर्टिकल 16(4) में लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी स्टेट ला सकता है, ये ले आए, तो तकलीफ क्या है? दे कैन ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफाइड। लेकिन फिर कुछ कैविएट्स होने चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, क्लियर? तो फिर उसी को आइटरेट करने के लिए क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड। पहली चीज क्या करनी है, ओबीसी के बेनिफिट से क्रीमी लेयर बाहर कर दीजिए। वेल ऑफ पीपल जिनको रिजर्वेशनल बेनिफिट की जरूरत नहीं है। बोले सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि क्रीमी लेयर कौन है? बोले सरकार क्राइटेरिया बनाएगी। तो सरकार ने बाद में क्राइटेरियाज बना दिए थे। जैसे बात 1 लाख इनकम से शुरू हुई थी, आज 8 लाख इनकम पे है। तो जैसे मैं अभी का रेफरेंस दूं तो अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है या पेरेंट्स उनके ग्रुप ए बी जॉब के अंदर हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, सपोज देयर इज अ जाट, rather two jat, one is IAS, other maybe doing as a clerical job। अब मान लीजिए ये दोनों जाट एक ही गांव के हैं, पड़ोसी हैं, एक ही कम्युनिटी से आते हैं, एंड जस्ट सपोज के जाट इन द ओबीसी, हालांकि है नहीं, सेंट्रल लिस्ट से बाहर कर दिया गया, उनको लेके तो आए थे एक बार, ठीक है यहां तक? तो फिर होगा ये कि ये क्योंकि क्रीमी लेयर में फॉल कर रहे हैं, इनके बच्चों को बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा, और ये क्योंकि ग्रुप ए बी सर्विस में नहीं आ रहे हैं, इनको बेनिफिट मिलेगा। तभी अगर आप कहीं कास्ट सर्टिफिकेट देखें ओबीसी का तो उस पर मेंशन होता है नॉन क्रीमी लेयर, उस सर्टिफिकेट से बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? लेकिन ये याद रखिएगा इंदिरा साहनी जजमेंट ने क्रीमी लेयर लागू किया था सिर्फ ओबीसी लिस्ट के अंदर, SC ST लिस्ट में लागू नहीं किया था। देन नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बल्कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने यह लिखा था कि अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देते हैं दैट वुड बी एक्सेसिव रिजर्वेशन। और जितने भी ऐसी पॉलिसी चल रही है जो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर स्क्रैप डाउन करो। इंदिरा साहनी जजमेंट की इसी क्लॉज को बाईपास करने के लिए ये आया था। दिस वॉज एडेड बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात लिखी ही नहीं थी,
और यहां पे इंटरेस्टिंग लिखा था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट सेट के कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अपॉइंटमेंट के वक्त रिजर्वेशनल बेनिफिट की बात कर रहा है, आप प्रमोशन में कैसे दे सकते हैं? रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, बट इंदिरा साहनी जजमेंट का ये क्लॉज बाईपास हुआ बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। अब पढ़ लो, अब लिखा हुआ है। क्लियर यहां तक? ओके, चलिए आगे। सर, ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच 50% बेंचमार्क in ordinary circumstances, but in extreme circumstances government has to justify the need of reservation on quantifiable data for breach of 50% benchmark। मैं कहना ये चाहता हूं कि इंदिरा साहनी जजमेंट ने कहा कि ओके, रिजर्वेशन आप ओबीसी भी ले आए हैं, एससी एसटी पहले से, कुछ और क्लॉजेस हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपका ओवरऑल रिजर्वेशन 50% के बियॉन्ड नहीं जाएगा। 50% रिजर्व, 50% अनरिजर्व सीट। लेकिन अगर कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, क्या होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस? कि सरकार को पता लगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें बैकवर्डनेस बहुत एक्सट्रीम है और रिजर्वेशन बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो उस सिचुएशन में स्टेट क्वांटिफाइबल डेटा लेके आएगी। व्हाट इज क्वांटिफाइबल डेटा? वो बाकायदा स्टडी रिपोर्ट्स पेश करेंगे कि दिस इज द कम्युनिटी, दिस इज द लेवल ऑफ बैकवर्डनेस ऑन ग्राउंड ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल्सो नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटिंग इन गवर्नमेंट जॉब्स। जब ये बैकवर्डनेस क्वांटिफाइबल डेटा पे प्रूव होगी तब आप रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं, तब वो 50 की जगह 55, 60 या आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपने बैकवर्डनेस प्रूव नहीं की तो 50% के बियॉन्ड हम रिजर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी तक ईडब्ल्यूएस के आने से पहले जो एक नॉर्मल रहता था कि कितनी पोस्ट आई, तो उसमें सभी लोग अपना हिसाब लगा लेते थे, यार 50 रिजर्व होंगी, 50 अनरिजर्व होंगी। तो ये थ्योरी कहां से आ रही है? इंदिरा साहनी जजमेंट से आ रही है। क्लियर यहां तक सर? एनी डाउट? ओके, देन इट कम्स टू बैकलॉग टू बी कैरीड ओनली अप टू 3 years। जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, आई बिलीव यू नो दिस सिस्टम, कि अगर 1 साल में रिक्रूटमेंट आया और उसमें रिजर्व सीट अनफिल्ड रह गई, तो अगर जनरल कैटेगरी से कोई क्वालिफाई भी कर रहा है, ये सीट जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं की जाती है, तो फिर क्या किया जाता है? तो फिर इन सीट्स को अनफिल्ड छोड़ा जाता है। और अनफिल्ड छोड़ने के बाद जब अगला रिक्रूटमेंट आएगा उसमें ये सीट्स एडिशनली प्लेस इन की जाएंगी। तो ये जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सीट्स को, बोले ये अप टू 3 years, 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड देन कम्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टैब्लिश कीजिए। इसके साथ थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में मौका मिले ना मिले। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, National Commission for Backward Classes was established as a statutory body in 1993. Further, by 102nd Constitutional Amendment, 102 Constitutional Amendment 2018, it is established as constitutional body under Article 338B. 338B, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 338B, ये भी नोट्स में ऐसे मिल जाएगा, लिखना चाहें लिख लें। क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्राइटेरिया क्या फॉलो होना चाहिए? सो इट कम्स एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख रुपीस, मतलब इससे ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी या इनकम फॉल करती है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे। देन लेस देन 5 एकड़ फार्मलैंड, अगर खेती वाली जमीन है 5 एकड़ तो कट होनी चाहिए।
देन लेस देन 1000 स्क्वायर फीट पक्का हाउस, घर है 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और फिर रेजिडेंशियल प्लॉट की बात की, मतलब खेती वाली जमीन ते प्लॉट्स। तो अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है, अगर ये है म्युनिसिपल एरिया के अंदर, शहर के अंदर है तो 100 स्क्वायर यार्ड, गांव के अंदर है तो 200 स्क्वायर यार्ड, इससे कम का होना चाहिए। इससे ऊपर हुआ तो ईडब्ल्यूएस में फॉल नहीं करेंगे। तो बस क्राइटेरिया थोड़ा नोट से याद कर लीजिएगा। ओके, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ओके यार, इसमें बेसिकली चैलेंज किया गया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को, तो इसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर ली। अब उसका ग्राउंड क्या था? ग्राउंड ये कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही नहीं दिया गया था, तो आप अपनी तरफ से कैसे लेके आ गए? दूसरा, 50% के बियॉन्ड रिजर्वेशन एस्टैब्लिश हो गया, सीधा सीधा 60 हो गया, और इंदिरा साहनी जजमेंट में तो कहा था 50% होना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर इसको चैलेंज किया गया। एक फैक्ट याद रखिएगा, इन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, अदरवाइज लागू कैसे होता अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता तो? क्लियर? बस इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन उस पर अगर डिटेल हो तो मेंस का सारा सिस्टम है, बट इसमें एक लाइन याद कर लें, दैट दे सॉल्व दैट 50% रूल formed by Indira Sahni judgment was not inflexible। ये फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबल कैसे है? थोड़ी देर पहले ही हमने कहा इंदिरा साहनी जजमेंट कह रही थी इन नॉर्मल सर्क्यूमस्टांसेस 50%, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्क्यूमस्टांसेस यू कैन ब्रीच 50% लिमिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की इंटरप्रिटेशन की और 50% को फ्लेक्सिबल करार दिया। फ्लेक्सिबल है तभी आप 50% के बियॉन्ड जा सके। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट, दैट रिजर्वेशन इज इंस्ट्रूमेंटल टूल and not just to include socially and economically backwardness classes but society also to class a so disadvantage। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ सोशियो या एजुकेशनली बैकवर्ड को नहीं आप रिजर्वेशन से केटर करेंगे, अगर और कोई ग्राउंड है बैकवर्डनेस का तो आप उसको भी रिजर्वेशनल टूल से केटर करेंगे। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? हाँ जी, रिजर्व सीट सारी, किसी भी कैटेगरी में रिजर्व सीट है, तो चाहे एससी में, एसटी में, ओबीसी में। हाँ जी, इट्स लार्जली अबाउट ओबीसी। हाँ हाँ यार, ये वाला ना, इसमें ये कहा गया है कि लार्जली जो है वो अप्लाइड ओनली टू एससी एसटी बैकवर्ड। मैं बताता हूं, इंदिरा साहनी जजमेंट में मल्टीपल चीजें हैं, जैसे क्रीमिलियर ओनली अबाउट ओबीसी, ठीक है, तो लार्जली इट टॉक्स अबाउट ओबीसी, बट उन्होंने ये भी तो कहा ओवरऑल रिजर्वेशन 50%, तब वो बाकी कैटेगरी से भी डील कर गए थे। तो वैसे अगर आपको ऑब्जेक्टिवली पूछ लें तो हाँ, इंदिरा साहनी इज नोन लार्जली फॉर ओबीसी रिजर्वेशन, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या था उसमें? ओबीसी रिजर्वेशन, बट दूसरे एंगल भी टच हुए थे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए है क्या, अगर थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस करें तो मसला ये है कि बहुत सारे केसेस में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कास्ट अलोन शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया टू जज द बैकवर्डनेस and giving reservational benefits. Rather, with the evolution of society, now it is the high time to find new grounds to judge the backwardness and giving the reservational benefit. जैसे जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, हमारी इतनी लिमिटेड सोच है कि हम कास्ट से बाहर नहीं कुछ सोच पा रहे हैं, लार्जली इसी के अराउंड है। लेकिन आप जैसे नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखें, या इसी में फिर वो ओबीसी आरक्षण समिति जो जाट केस में हुई थी, जिसके देखिए हुआ ये साल 2014 में इलेक्शन से ठीक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 48 घंटे पहले जाटों को नेशनल जो ओबीसी लिस्ट है इसमें शामिल कर दिया गया, तो ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। लार्जली इट वाज अ स्टेप के इलेक्शन में फायदा मिलेगा,
जाटों ने शायद दी नहीं वोट, वो बीजेपी आ गई। लेकिन इसी को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जाट्स कैसे भाई क्वालिफाई करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, अगर आप पर कोई मेंस वाली बात है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ठीक है, अगर आपने किसी कास्ट को इंक्लूड किया ओबीसी में तो कुछ क्वांटिफाइबल डेटा लाओ, बताओ जाटों में बैकवर्डनेस कितनी है, एजुकेशन में कितने पीछे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में कितने हैं। सरकार के पास क्वांटिफाइबल डेटा था ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उन्होंने सर्वे ही नहीं कराया था कोई। फिर पूछा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कोई रिपोर्ट किया आपको, उन्होंने भी नहीं दिया। अगेंस्ट प्रूव हो गया। बोले सर एजुकेशन में भी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है। हरियाणा जैसे स्टेट की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो पिछले कुछ साल से बदल गई, अदरवाइज आप देखें जाटों के हाथों में रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी अच्छे खासे, अदरवाइज प्रूव हो गया कि बैकवर्डनेस नहीं स्टैब्लिश हो रही है, हैंस डिस्क्वालिफाइड। तो कोर्ट ने पूछा ना, उससे पहले नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करता। आपने डिसीजन ले लिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेंगे। हाँ जी, जब तक कोई कोर्ट नहीं जाएगा तब तक क्यों करेंगे वो, सो मोटो आमतौर पे करते नहीं है। अच्छा, जो मैं केस बता रहा था, सुनो इंटरेस्टिंग बात। इसी केस में नलसा केस कोर्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इधर आओ, ये बताओ वो जानते हो ट्रांसजेंडर्स, इनंच, हिजड़ास, किन्नर, बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो बोले वो इंसान है, बोले हाँ है। सिटीजन है तुम्हारे, बोले हाँ है। तो ये बताओ उस कम्युनिटी में बैकवर्डनेस कितनी है, वो एजुकेशन में गवर्नमेंट जॉब में कितने रिप्रेजेंटेड हैं। इसके लिए तो आपको यार स्टडी कराने की भी जरूरत नहीं है, करा लेनी चाहिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर जाट्स वर्दी ऑफ रिजर्वेशनल बेनिफिट और ट्रांसजेंडर्स, और इस जजमेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग है दैट मल्टीपल सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैज यूज्ड reservation as a tool to fetch votes, because of which the tool which was meant for social cohesion is resulting in social discord. ये पॉलिटिशियंस ने इतना खराब यूज किया, अब सोसाइटी में क्लैशेस आ रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड न्यू ग्राउंड्स ऑफ बैकवर्डनेस एंड रिजर्वेशन। यहां तक क्लियर है? तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए वो हैंडल कर लीजिएगा, बाकी आगे देखिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट अलाउड सब क्लासिफिकेशन इन SC ST, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। अच्छा, ये क्या पंजाब का भी मसला था, क्विकली कवर करते हैं। है क्या, 1975 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू क्या किया, शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन की कि हम प्रेफरेंस देंगे वाल्मीकि और मजीबी सिख को। अब देखिए, शेड्यूल कास्ट क्या है, दिस इज जस्ट अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कास्ट एंटर टू इट, ठीक। तो पंजाब ने नोटिफिकेशन के थ्रू ये कर दिया कि मतलब पंजाब की निगाह में क्या था कि शेड्यूल कास्ट होमोजेनस ग्रुप नहीं है, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ आइडेंटिटी कास्ट की ऐसी हैं जो पिछड़ों में भी अति पिछड़ी हैं, तो यार हम उनको प्रेफरेंस देंगे सरकारी नौकरी में। किन दो कम्युनिटीज के लिए, वाल्मीकि एंड मजबी सिख के लिए। सिस्टम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 2004 में ऐसा ही एक केस, ऐसा ही एक एक्शन लिया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसको चैलेंज किया गया ईवी चिनैया केस के अंदर। अब आंध्र प्रदेश में ईवी चिनैया जजमेंट आता है आंध्र प्रदेश के केस में, और वहां सब क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो, शेड्यूल्ड कास्ट इज अ होमोजीनस ग्रुप, सब एक जैसा, तो आप इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसी को बेस बनाकर क्या किया गया, पंजाब का नोटिफिकेशन स्ट्रक डाउन हो गया कि सर पंजाब में भी ये चल रहा है, ये भी स्ट्रक डाउन कीजिए। 2006 में, 2004 की ईवी चिनैया, 2006 में स्ट्रक डाउन हो गया। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा अब क्या करें, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अब, पहले नोटिफिकेशन थी, अब एक्ट पास कर दिया
तो इसी चीज को एक्ट के थ्रू दोबारा लागू किया। क्लियर? अब ये सारे झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। अब इस सब के बीच में जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो कवर कर लीजिए। हियर इट कम्स। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ सब क्लासिफिकेशन नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में और भी कुछ चीजें जो रिफॉर्म काफी टाइम से मांगा जा रहा था, शायद वो हो सकता है। नाउ इट कम, सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा है ये समझ लीजिए। यार कोर्ट ने अब अपना स्टैंड चेंज किया है। पहले हम शेड्यूल कास्ट को होमोजेनस ग्रुप ट्रीट कर रहे थे, लेकिन हमारी सोशल रियलिटीज इसके उलट हैं। वी आर ऑल मैच्योर पीपल। तो ऐसा सिर्फ शेड्यूल कास्ट में नहीं है, आप जनरल क्लास के अंदर चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, वहां पर भी बहुत सारी लेयरिंग है कि असी उना तो उत्ते हुन्ने आ, ओ साडे तो थल्ले हुंदे ने। आपने एक मूवी देखी आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना, देखिए आपने किसी ने आर्टिकल 15? हाँ या ना? तो फिल्म में नहीं देखते, पेपर कैसे क्लियर होगा? पढ़ के थोड़ी होता है, फिल्म में देख के होता है। चलिए इसकी एक क्लिप देख लीजिएगा, पूरी फिल्म के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। एक वो बड़ा प्यारा सा सीन है जहां पर आयुष्मान खुराना साहब एज अ एसपी और बाकी पुलिस वाले सब कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, है ना। तो जाके पूछते हैं कि महंत जी कौन है, तो उनको कोई इन्फॉर्म करता है कि जी वो ब्राह्मण है, ऐसे करके। बोले फिर मतलब मेरी तरह हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ? बोले नहीं सर, वो अब मुझे याद नहीं है वो टर्मिनोलॉजी, लेकिन वो उच्च कोटि के हैं, आप उनसे नीचे आते हैं। और फिर वो बाकी सारे शुरू हो जाते हैं कि मैं जाट हूं, मैं ओबीसी में आता हूं, तुम्हारा ओबीसी हो गया। फिर दूसरे आ जाएंगे, मैं पासी हूं, मैं दैट हूं, कि यार तुम हो तो शेड्यूल कास्ट। बोले नहीं नहीं सर, हम तो इनसे बात नहीं करते हैं। लेयरिंग्स, मतलब यार नीचता की कोई हद थोड़ी होती है, जितना मर्जी गिर जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सोशल रियलिटीज को एक्सेप्ट किया कि शेड्यूल कास्ट इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप। डिफरेंट शेड्स वहां पर भी हैं, तो अगर पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं तो स्टेट अब सब क्लासिफाई कर सकता है। स्टेट को पावर मिल गई है। पहली चीज क्लियर। देन इट सेज, यार ये जरूर याद रखना, 100% रिजर्वेशन मत कर देना किसी एक ही ग्रुप के लिए, उतना ध्यान रखिएगा। देन कम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रीमी लेयर कंसेप्ट, जो अभी तक सिर्फ ओबीसी लिस्ट पे लागू था, अब उसको स्टेट चाहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे भी लागू कर सकती है। उसका आप क्राइटेरिया अलग बना लीजिए, लेकिन अब ये परमिसिबल है। इससे पहले इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यार रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर कम्युनिटीज में कुछ फैमिलीज की हेजेमनी हो चुकी है कि बार बार वही रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, और उसी कम्युनिटी के अंदर जो बिल्कुल लोअर स्ट्राटा है वहां तक ये रिजर्वेशनल बेनिफिट परकुलेट नहीं कर पा रहा है, उनको नहीं बेनिफिट मिल रहा। तो अब आप क्रीमी लेयर के थ्रू यहां पर भी रिफॉर्म ला सकते हैं। अभी तक किसी स्टेट ने लागू नहीं किया, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ओपन टू स्टेट्स है। एंड देन कम्स दैट जनरली ये होना चाहिए कि किसी फैमिली की एक जनरेशन ने रिजर्वेशन बेनिफिट ले लिया तो अगली जनरेशन को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। This is all the judgment recent about by the Supreme Court. Any doubt? यार ये लिखा था यहाँ पे वो, this is दविंदर सिंह, ये शायद, अगर अदरवाइज मैं उसको पता कर लूंगा, साइटेशन में दे दूंगा आपको, ठीक है, शायद ही। पंजाब का एक्ट 2006 में, इससे पहले आया था। यार समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और उसको पंजाब बाईपास कर रहा है, तो होगा क्या, फिर चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर, तो लेकिन उसके लिए नया केस फाइल करना पड़ेगा। तो देयर वाज कंफ्यूजन, स्टेट कह रहे हैं हम सब क्लासिफाई करेंगे, कोर्ट्स कह रहे हैं नहीं करना। अब टोटल एंड, अब कोर्ट ने कह दिया सब क्लासिफाई कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड, झगड़ा खत्म हुआ है। 2006 के बाद हाँ अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे, 2010 में फिर स्ट्रक डाउन हो गई थी वो।
पंजाब की 2006 में आया एक्ट, 2010 में फिर स्ट्रक डाउन हुआ था वो, तो लड़ाई चल रही थी। क्लियर? यार जैसे जैसे हम पॉलिटी आगे पढ़ेंगे तो ये लगेगा पता हमें कि कभी एक जजमेंट आ रहा है तो उसको बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट ने कोई एक्ट या अमेंडमेंट ला दी, फिर उसको किसी कोर्ट किसी केस में स्ट्रक डाउन कर दिया। ये लड़ाई चलती रहती है। क्लियर है यहां तक? एम नागराज केस लार्जली इट वाज रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। हाँ, और वहां पे भी क्वांटिफाइबल डेटा वगैरह की बात की गई थी। क्या? चलिए, क्या पानी का क्या बेसिस? थ्रू अ रिवर, हाँ बांटे फिर। नहीं तो इसका रिजर्वेशन से क्या लिंक है? नहीं, पानी का मसला अलग है, रिजर्वेशन का अलग है। ओके, नहीं आई डोंट नो अबाउट दिस। रेस्ट जाट्स की अगर बात करें तो दो इंडियन स्टेट्स हैं जहां ओबीसी रिजर्वेशन है जाट के लिए, वन इज राजस्थान, अनदर इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी है, वहां ऐसा कोई रीजन नहीं था, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। चलिए, यहां तक क्लियर? बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जितनी हो सके, जहां मैंने ज्यादा फोकस किया उसको याद कर लीजिएगा। अनटचेबिलिटी। सो आर्टिकल 17 that promises that untouchability in any of its form, in any form, it will be abolished, prohibited, and further it is punishable in according with the law. तो सिंपल सा एक्ट, सिंपल सा प्रोविजन है that untouchability in any of its form is abolished, prohibited, and practice of any such of untouchability like thing will be punished according with the law. फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का ये पहला आर्टिकल है जो पनिशमेंट की बात कर रहा है कि अगर इसे वायलेट किया तो पनिशमेंट भी मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट कितना मिलेगा वो यहां नहीं लिखा है, वो लॉस के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। तो यू टेल मी, बहुत देर होगी मुझे बोलते हुए, व्हाट इज अनटचेबिलिटी? क्या होती है? पहले तुम बोलो छुआछूत। हाँ, कैट, कैट माने बिल्ली। क्या हो जाता है अगर टच की हुई चीज यूज कर लें? नहीं, जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? अब हाँ, पोल्यूशन कंसेप्ट, पोल्यूट हो जाना, है ना? मतलब आई लव इंडियन सोसाइटी, लाइक हम किसी के छूने से या किसी की दी हुई चीज को छूने से अपवित्र हो जाते हैं, फिर हम गौमूत्र पी के शुद्ध हो जाते हैं। प्लेन ठीक चल रहा है अपना, ठीक है, ये भी है। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? एनीवन प्लीज? हाँ वीरे, क्या होती है अनटचेबिलिटी? छुआछूत। हाँ जी वीरे। ठीक है, हाँ नियरर वन, बट वो शब्द नहीं जो होने चाहिए थे। ओके, समझे हैं सब? सबसे पहली बात, अनडिफाइंड ही इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ बहुत स्पेशियो टेम्पोरल रही है, स्पेस टाइम के हिसाब से डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम अपना लिटरेचर खंगालें तो हमें चंडाल कम्युनिटी मिलती है एक। इनको तो गांव में घुसने की परमिशन नहीं थी, शमशानों में रहेंगे, जो लाशों के साथ कपड़े बर्तन आ गए वो यूज करेंगे, और अगर किसी मरे हुए जानवर को उठाने ने गांव में आना पड़ रहा है तो गांव में एंटर होने से पहले शोर वगैरह करेंगे ताकि सब लोग अपने घरों में चले जाएं। छूना छोड़िए, दर्शन तक अशुभ माने जाते थे। फिर जगह बदली, टाइम बदला, तो अगर किसी कम्युनिटी को गांव में आने दिया तो घर के अंदर नहीं आने दिया, घर के अंदर आने दिया तो बराबर बैठने नहीं दिया, बराबर बर्तन नहीं दिए।
फिर रोटी बेटी मतलब रिश्तेदारियां, खाना साथ नहीं खाएंगे, या मैरिटल रिलेशंस नहीं होंगे। अब ये डिफरेंट टाइप के, अब कोई बंदा कोई 4 लाइन की डेफिनेशन का फायदा उठा के बाईपास कर जाए कि देखो मैंने इस शख्स को घर में आने दिया है, तो वो होती थी अनटचेबिलिटी, के गांव में नहीं घुसने देते थे, बराबर नहीं बैठने दे रहा हूं, ये अनटचेबिलिटी थोड़ी है। 4 लाइनर डेफिनेशन कैन बी मेंटल पैरालिसिस रादर देन एनलाइटमेंट। वो नहीं रखा हमने, और हमने कहा एनी ऑफ इट्स फॉर्म इट इज प्रोहिबिटेड। सो याद रखें किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो 2 पार्टीज हैं अनटचेबिलिटी के अंदर, और इसमें एक सो कॉल्ड हायर, सो कॉल्ड लोअर पार्टी है। क्लियर? और जो सो कॉल्ड लोअर पार्टी है दैट इज प्योरली ऑन प्राइमरीडियल ग्राउंड अटैच्ड विद द बर्थ। बर्थ के आधार पे उसको लोअर कह दिया जाएगा। और कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो इस लोअर, सो कॉल्ड हायर को आपस में किसी भी तरह के कोहेजन से रोकती है, वो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी होगी। तो मैं कहूं एक बर्तन में नहीं खाना, अनटचेबिलिटी। मैं कहूं किसी लव मैरिज का विरोध करूं, अदरवाइज विरोध नहीं है कि लड़का काबिल है या लड़की नाकाबिल है, इस बात पे नहीं, बिकॉज ऑफ कास्ट आर डिफरेंट, और मैं विरोध करूं, ये सोशल कोहेजन को रोक रही है, अनटचेबिलिटी। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा तो फिर जाति सूचक शब्दों से बुलाना, वर्बल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस एंड सो ऑन, सो ऑल कम्स अंडर अनटचेबिलिटी। क्लियर है यहां तक? नाउ कम्स दैट सर इंपॉर्टेंट लॉज याद कर लीजिए। पहले आया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, बात नहीं बनी, इसी एक्ट को अमेंड कर दिया, रीनेम कर दिया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976, बात फिर नहीं बनी, एट्रोसिटीज जारी रही। देन कम्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। आप कई बार शायद रेफरेंस में सुनते हो SC/ST एक्ट, वो ये एक्ट है जिसमें बहुत सारी एट्रोसिस एक्टिविटीज डिफाइंड हैं, जैसे मैंने अभी कहा जाति सूचक शब्दों से नहीं बुला सकते हैं, वर्बल वायलेंस नहीं होगा, फिजिकल वायलेंस नहीं होगा, ये सारी चीजें। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर? चलिए लास्ट आर्टिकल 18, बस 2-4 इसकी बातें ध्यान में रख लीजिएगा, मसला सॉल्व है। अनटचेबल, सॉरी, स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल्स, या टाइटल्स को ना डेरोगेटरी माना गया टू द इक्वालिटी। अंग्रेज दिया करते थे सर, नाइटहुड, फिर मल्टीपल, जैसे महाराज अधिराज, राजकुमार, राजकुमारी, दीवान, नवाब। और सोसाइटी में क्या हो जाए ना, कुछ लोग जिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। तो टाइटल वर एंटीथेटिक टू द इक्वालिटी, तो हमने कहा हमारे यहां नहीं चलेगा। अब स्टेट कोई टाइटल नहीं दे सकता है अपनी तरफ से एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स। सो मिलिट्री टाइटल्स आर अलाउड, like ranks, even after the retirement you can use with the name, like captain, brigadier, major, वो आप नाम के साथ एज ए टाइटल यूज कर सकते हैं। पंजाब की पर्सनैलिटी हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कैप्टन उनका मिलिट्री रैंक है, लेकिन वो नाम का हिस्सा है। उनका नाम जब ऑफिशियली भी एज अ CM लिया जाता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो ऑफिशियली यूज कर सकते हैं इसको विजा विज अदर पर्सन्स। Then academic, तो different academics like doctor, engineer, advocate यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तुम जियो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, मैं सुपीरियरिटी में। चलिए बस याद कर लीजिएगा, एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स आर अलाउड, वो स्टेट दे सकता है और लोग यूज भी कर सकते हैं। देन छोटी छोटी सी डिक्लेरेशन है, सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, लेकिन डिक्लेरेशन है अगर कोई टाइटल एक्सेप्ट भी कर ले सजा नहीं दी जाती है। तो बस लिखा हुआ याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 18 का मैंडेट ये है। देन कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है, तो वो
किसी भी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट पे वो कर लेगा। देन यू कम टू कोई भी पर्सन जो सरकारी नौकरी होल्ड कर रहा है, ये किसी फॉरेन स्टेट से कोई गिफ्ट, दिस नॉट अबाउट टाइटल, गिफ्ट या इमोल्यूमेंट, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट एक्सेप्ट कर सकता है विद प्रेसिडेंट्स परमिशन। बस इतना याद रखना। हाँ, मिलिट्री एकेडमिक दोनों। किसमें? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसमें तो कोई भी टाइटल एज अ प्रिंसिपल अलाउड है, एज अ प्रिंसिपल अलाउड है। क्लियर यहां तक? ओके, ठीक है। एक कंट्रोवर्सी हो गई, इस पे कंट्रोवर्सी भी रही है। 1954 इंडिया स्टार्टेड विद पद्मा अवार्ड्स इन शेप ऑफ पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, और फिर ऊपर भारत रत्न हाईएस्ट। तो कुछ लोगों ने क्या करती हुई गल, अंग्रेज देंदे सी सर, नवाब, है ना, ये सब, और आप अब पद्मश्री, पद्म भूषण देने लग पड़े। तो ये तो एंटीथेटिक टू इक्वालिटी है। 1977 में जब जनता सरकार आई थी, उन्होंने 3 साल दिए ही नहीं थे, अलग 2 मौकों पे सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, आप उसके आधार पे इसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। सो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवार्ड एंड टाइटल। टाइटल आपके नाम का एक हिस्सा बन जाता है, चस्पा हो जाता है नाम के साथ। राजा राम मोहन राय पढ़े हैं पर्सनालिटी के बारे में? तो माँ बाप ने राजा नाम नहीं दिया था, राजा टाइटल ऑफर किया था किसी लोकल रूलर ने इनको, अकबर टू, क्या? बट आप देखेंगे हम अब तक उस नाम को पूरा राजा राम मोहन रॉय के तौर पे पढ़ते हैं। आप जितने गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, सबके साथ लॉर्ड खुद ब खुद लग जाता है, तो नाम के साथ अटैच होता है। अवार्ड ये नाम का हिस्सा नहीं होता। अवार्ड इज जस्ट रिकॉग्नाइजिंग somebody's extraordinary service to the society। और अगर हम किसी भी पर्सन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस टू द सोसाइटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये एंटीथेटिक टू इक्वालिटी नहीं है, बल्कि और लोगों को मोटिवेट करेगा वो भी अच्छा काम करें। तो इस सब आधार पर सुप्रीम कोर्ट सेड पद्मा अवार्ड्स इज नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18। क्लियर? हाँ, अगर बहुत डिटेल में जाऊं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन बदतमीजी करेगा, बदतमीजी इन द सेंस अपने अवार्ड को टाइटल की तरह यूज करने लग जाए, तो हम कार्रवाई कर देंगे, अवार्ड वापस ले लेंगे। तो मैडम है कंगना रनौत, जानते होंगे आप, क्या पद्मश्री है, पद्म भूषण है, क्या भारत रत्न है? नहीं, अदरवाइज तो हैं ऑब्वियसली। तो अगर मैडम, देखिए इतना सही है कि कहीं यूनिवर्सिटी में गई और बाहर एक बोर्ड लगा है एमपी, मतलब कंगना रनौत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पद्मश्री, व्हाटएवर जो भी उनके पास है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहां तक सही है। लेकिन अब मैडम एक्सेसिव यूज शुरू कर दें कि जहां जाएं अपने इंट्रोडक्शन से पहले हेलो आई एम पद्मश्री कंगना रनौत, हर चीज वीडियोस में वो लेने लग जाएं, तो फिर ये टाइटल की तरह यूज हो रहा है, कार्रवाई हो जाएगी। तो इतना याद रख लीजिएगा। एनी डाउट प्लीज आस्क। किसका सुना है? यार देखो सुनो, स्टेट टाइटल कंफर्म नहीं करेगा, स्टेट नहीं देगा। क्लियर? प्राइवेट इंडिविजुअल पे कोई बार नहीं है। हुण कोई वैली आपदे मुंडे दा नाम रखी युवराज सिंह लवे, फिर की करेंगे? कुछ भी श्री श्री 1008 कुछ यूज करें, करते रहिए सर आप अपने साथ। नहीं, शाहरुख खान को किंग खान कह दिया मीडिया ने, ठीक है ना, कोई ही मैन है, कोई कुछ है। तो प्राइवेट कुछ भी अगर टाइटल दे देगा, आप किसी को टाइटल दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट कन्फर्म नहीं करेगा, स्टेट कन्फर्म नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? टेक अ ब्रेक 5 to 10 मिनट्स क्विक, और काफी काम। चलिए
राइट टू फ्रीडम, सो ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, वी आर स्टार्टिंग विद राइट टू फ्रीडम। अगेन आर्टिकल फ्रॉम 19 टू 22 एंड टारगेट इज कि सोसाइटी में लार्जर फ्रीडम क्रिएट हो सके। फंडामेंटल राइट की एक थीम ये भी है कि हम एक फ्री सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जहां फ्रीडम का यूज करके हर पर्सन अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके। सो इट विल बी कवरिंग freedom of speech and expression, etc. rights, then protection in cases of conviction, then right to life and personal liberty, then right to education, then protection in cases of arrest and detention. But as a matter of fact, from pre to mains, इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल की जगह इनसे रिलेटेड जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा काम ये होगा कि इनसे रिलेटेड इश्यूज भी हम कवर करेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट विद the very first thing, Article 19, freedom of speech and expression, and it gives you multiple freedoms. Like पहला है, ठीक है, speech and expression, then it comes assemble peaceably without arms, right to form association, union or cooperatives, then right to move freely throughout the territory of India, further to reside and settle in any part, and finally right to livelihood, that is freedom to carry on any trade, occupation or business. Now, going into detail, freedom of speech and expression. तो यहां पर दिया गया है कि आप अपने थॉट्स को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पीच इज जस्ट वन वे, लेकिन इसके अलावा और भी किसी लेजिटिमेट एक्सप्रेशन के साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट कैन बी द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन? बॉडी मूवमेंट, साइंस, व्हाट एल्स? हाउ कैन यू एक्सप्रेस? वेरी गुड। राइटिंग, न्यूज़पेपर, बुक्स, और कुछ? और कुछ? म्यूजिक, यस, वेरी गुड फॉर्म। और कुछ? और कुछ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। आज के टाइम में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा वेपन है, सबसे असरदार वेपन है, दैट इज सोशल मीडिया। इट नोज नो बाउंड्री। आप एक जगह बैठ के एक ट्वीट के साथ अपनी बात ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। आजकल सरकारें में आप देखेंगे पीसी नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर ट्वीट्स आ जाते हैं, वो न्यूज बन जाती है। तो इट कवर्स एक्सप्रेशन थ्रू सोशल मीडिया एज वेल। पॉइंट क्या याद रखने हैं? दैट मीडिया ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a). देखिए क्या है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, हमारे यहां लिखा नहीं है। तो हम कहते हैं दिस इज इम्प्लिसिट राइट, बिकॉज एंड ऑफ द डे मीडिया, दैट कैन बी ऑडियो विजुअल, दैट कैन बी प्रिंट मीडिया, है क्या ये? जो भी आपकी सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी के अंदर हो रहा है उसको एक्सप्रेस ही तो कर रहे हैं। बस एक चीज याद रखनी है, इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एक्सप्रेसली रिटन, बट इट इज इम्प्लिसिट राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a. मीडिया ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम 19(1)(a). क्लियर? इसके साथ एक और वर्डिक्ट आया, दैट राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ, इफ नॉट स्पीच देन एक्सप्रेशन। इट्स अ थ्योरी लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव गोज हैंड इन हैंड। तो जैसे गांधी जी थे तो मौन व्रत रख लेते थे, आप साइलेंस के थ्रू भी कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो राइट टू रिमेन साइलेंट भी इसका पार्ट होगा, याद रख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि इसके इश्यूज को टच करें, याद रखें दैट देयर आर नंबर ऑफ ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इटसेल्फ, जिसके आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यार कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को यह पता था अगर ये राइट अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया तो ना आपकी सोसाइटी बचेगी ना पॉलिटी बचेगी। लोग तमाम तरह की उलझुल बातें वो पब्लिक में कह दिया करेंगे, वो सोसाइटल फैब्रिक के लिए भी ठीक नहीं है, हो सकता है आपके देश की सिक्योरिटी के लिए ठीक ना हो। तो अल्टीमेटली द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ग्राउंड्स आर लाइक सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाती हो। देन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, मोरालिटी, डिफामेशन, आगे पढ़ लेंगे क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस।
आपका कोई भी स्पीच या एक्सप्रेशन जो इस सब के दायरे में आ रहा है, दैट कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। तो कल को कोई लाइक अश्लील गाना बनाकर यूट्यूब पर डाल दे, हम उसको टर्न डाउन कर देंगे। क्लियर है? उसको प्लेटफॉर्म पे नहीं रहने देंगे। अंडरस्टैंडेबल? ओके, नाउ गो टू द इश्यूज। लाइक वन इशू, सेडिशन। पढ़ा है, सुना है आपने इसके बारे में? सेडिशन, देशद्रोह। एनीवन पीछे? बहुत चर्चा में रहा है ये, बताइए कोई पीछे से कोई। व्हाट इज सेडिशन? क्या होता है देशद्रोह? इतना सन्नाटा क्यों? किसके अगेंस्ट? कंट्री के अगेंस्ट। ओके 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 ओके। व्हाट इज सेडिशन? व्हाट इज सेडिशन? हाँ जी, इधर से। नोट्स देख रहे हो, चैट कर रहे हो? हैं? हाँ, बुरी बात है। अब तुम बताओ सेडिशन क्या होता है? वैसे ये भी सेडिशन है, ये ब्लास्फेमी है। सेडिशन क्या होता है? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कंसंट्रेट प्लीज यार। हम्म। के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन। हाँ, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता था, अब देश वाली बात आ गई है। चलिए कंक्लूड करते हैं। देखिए, इसके ऊपर फाइटिंग इसलिए थी कि लोग कहते थे हमारे यहाँ डेफिनेशन देशद्रोह की नहीं है, राजद्रोह की है। तो नॉर्मली जब हम देशद्रोह सुनते हैं, सेडिशन सुनते हैं, तो समथिंग लाइक अगेंस्ट द कंट्री। लेकिन बीएनएस आने से पहले कंट्री सीन में नहीं था। अंडर आईपीसी section 124A, which defined and provide punishment for sedition, it says that any person who by words spoken or written, by any sign, visual representation or otherwise, जब otherwise ही लिख दिया तो means irrelevant हो गया। कैसे भी अगर you bring or attempt to bring what? Hatred or contempt, नफरत, अवमानना, या एक्साइट और इवन अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन, डिसअफेक्शन। Now this is a very lighter degree of emotion. Hatred, नफरत है। डिसअफेक्शन, अफेक्शन नहीं रहा है, लाइक प्यार पहलना वर्गा नहीं रहा, मोह पहलना वर्गा, पर नफरत तक नहीं पहुंची है जगह। डिसअफेक्शन लाने की कोशिश करता है। नॉट टुवर्ड्स whom? टुवर्ड्स द कंट्री? नो सर, towards government established by law in India. तो इसका मतलब है sedition means criticism of the government. Exactly right. तो यहां देश सीन में ही नहीं है, गवर्नमेंट को ऑपरेट। यार ये सब ना कॉलोनियल लॉज है। आईपीसी 1860 में बनी थी, 8 साल बाद ये सेक्शन ऐड हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, उससे लोग भड़केंगे, क्रांतियां होंगी। तो जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, डालो सेडिशन, डालो जेल में। तो ये सब चल रहा है। अब इसका हैवीली मिसयूज चल रहा था। मतलब एक तरफ आप मुझे दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच इज माई पॉलिटिकल राइट टू क्रिटिसाइज माई गवर्नमेंट, मैं ठोक के क्रिटिसाइज करूं उसको। दूसरी तरफ आपने कह दिया आईपीसी में, बेटा अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया ना तो देख लियो, फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और 3 ईयर ऑफ फाइन। तो अगली बार जब भी मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं तो मुझे ध्यान में रहे सेडिशियस लॉज हैं यहां पर। और ये लो इतना हार्श है कि मान लीजिए मैं आपसे सिर्फ 2 डायलॉग कहूं, सेंटर की सरकार निकम्मी है, ये यूथ के लिए कुछ नहीं करती है, 2 लाइनें कही हैं मैंने। आप सब एक साथ खड़े हों, मेरी बात को रिजेक्ट करें और आप कहें कि नहीं सर मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी यूथ के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप सब चले जाएं, आप मेरी बातों में नहीं आए। स्टिल आई अटेम्प्टेड, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ पर मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया ना, कोशिश तो की। स्टिल आई विल बी लायबल फॉर सेडिशन। तो सर हैवी मिसयूज चल रहा है, कहीं कोई डॉक्टर नक्सलाइट का इलाज करने चला गया, उसको सेडिशन में डाल दिया, स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन लगाने शुरू कर दिए।
एक राम्या मैम MP हैं एक्स, वो साउथ की स्टेट से आती थी, वहां पर उन्होंने एक रैली में कह दिया पाकिस्तान इज नॉट हेल। अब इस सेंटेंस में ना इंडिया आ रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है, सेडिशन लगा दिया। मल्टीपल मिसयूजेस। तो अब एक डिमांड ये थी कि इस लॉ को चेंज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोराटोरियम भी लगाया था कि जब तक हम डिसाइड नहीं कर देते हैं तब तक सेडिशन केसेस ना फाइल किए जाएं। पुलिस कहां रुकती, करती रही। अल्टीमेटली BNS में चेंज किया गया। सवाल है कोई? आई डू नॉट नो व्हाट कंट्रोवर्सी सराउंड्स ध्रुव राठी, बट उनके ऊपर सेडिशन तो नहीं लगा। लगा क्या ध्रुव राठी के ऊपर सेडिशन, दैट यूट्यूबर? आई बिलीव सेडिशन चार्जेस वर नॉट स्लैप्ड, बट हाँ उनको कह देते हैं टुकड़े टुकड़े गए। अच्छा, उनके ऊपर लग सकता है कि नहीं लग सकता? अरे उसके ऊपर मल्टीपल बार लगेगा, उसको मल्टीपल लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी। जितनी बार वो यूट्यूब पे आएगा उतनी बार लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी। तो क्रिटिक तो है गवर्नमेंट के वो। तो आप शायद ये पूछना कि उसको उसके ऊपर क्यों नहीं लगाया। सी व्हाट मेक्स इट वर्स्ट, इट इज सेलेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ। सरकार देख के किसके ऊपर लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना है, देख के लगाते हैं। जिसको ज्यादा परेशान करना है उसको देख लेंगे, या जो परेशान हो सकता है उसको देख लेंगे, जो परेशान नहीं होगा इशू बनेगा उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। लीव अपार्ट दिस थिंग। ऐसे तो फिर कुणाल कामरा एंड वरुण ग्रोवर एंड यू जस्ट नेम एंडलेस लिस्ट। रवीश कुमार भी जेल में बैठा होता, मल्टीपल, है ना? लेकिन आपको ये नहीं लगता फिर किसी भी वक्त में सारी अपोजिशन भी तो जेल में बैठी होती है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज करती ही क्या हैं? एक मेजर काम तो है उनका, सरकार को क्रिटिसाइज करना। तो फ्रॉम राहुल टू ममता, यू जस्ट नेम इट, देवर अंडर लाइफ। नहीं लगाते उनके ऊपर, क्यों? सिलेक्टिव ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है यहां तक? उनके ऊपर डेफामेशन वगैरह लगा देते हैं, अभी कर लेंगे आगे। चलिए यहां तक आ गए। हाँ जी, क्या चीज? हाँ, अगर खुदा ना करे आपके ऊपर लगे, लेकिन फिर आप अपने आप को डिफेंड तो करेंगे ना। ये सेक्शन अब गॉन बाय द विंड्स, नोट कर लो। 1 जुलाई 2024 भारतीय न्याय संहिता इंप्लीमेंटेड, IPC को रिपील करके। नाउ इट कॉल्स, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं बता देता हूं क्या। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को हटा के देश ले आए, जो डिमांड थी। तो क्या है? दैट हुएवर पर्पसली और नोइंगली, अब ये कानून लिखने के तरीके होते हैं, मैंने इनवर्बेटिम लिख दिया यहां पे, बाय वर्ड्स, स्पोकन, रिटन, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, और एक चीज ऐड की है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ध्रुव राठी के लिए लिखा है। देन बाय यूज ऑफ मे बी फाइनेंशियल मीन्स, ये दिलजीत के लिए लिखा है क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए दे दिया था किसान आंदोलन में। फाइनेंशियल मीन्स के थ्रू आप ये कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे उनके ऊपर लगेगा नहीं, ठीक है? या अदरवाइज मीन्स, भाई ये तो कहने के लिए तुम किसी भी तरीके से क्या करते हो, इफ यू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट, secession or armed rebellion, subversive activities, encourages feeling of separatist activities like Khalistan, or endangers sovereignty or unity and integrity of India, or indulge or commit any such act। तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज, नक्सलिज्म हो गया है, ठीक है, या लिटरेचर के थ्रू आप ये कोशिश करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह करते हैं, किस चीज के लिए? जो भी या तो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है या किसी भी तरह से देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ जाती है, देन सेडिशन चार्जेस विल बी स्लैप्ड। तो मेन डिफरेंस दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट को हटा के कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को फोकस में लेके आए हैं। दैट इज अ वेलकम स्टेप। देन इट कम्स टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 ईयर और फाइन हो सकता है इसके अंदर। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर यहां तक? चलिए,
सेक्शन 356 जी, वो कोर्ट मेजर करता है सर, कोर्ट जितना डिसाइड कर देगा मैटर की सिविरिटी को देखते हुए। ओके, नाउ कम्स टू डेफर्मेशन। एनीवन, व्हाट इज डेफर्मेशन? मानहानि। स्पीकिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, कुछ भी नहीं बोल सकते, फिर हम किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं। फॉल्स, ये है एंगल, हाँ डिफेम, ठीक है समझ लेते हैं, सिंपल है। देखिए ये पहले आईपीसी में भी था 499 के अंदर, अब बीएनएस में भी रेप्लिकेट किया गया है। सो हुएवर वर्ड्स स्पोकन, रिटन, साइन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ सच थिंग इफ impute harm to the reputation